मधु की आज सुहागरात थी। ये ऐसी सुहागरात थी जिसमें उसके इतने खूबसूरत जिस्म को सराहने वाला कोई नहीं था। मधु के सामने इतना हैंडसम लंबा चौड़ा नौजवान तो था, लेकिन वह देख नहीं सकता था और वह उसको सुहागरात पर अपने हाथों से टच करता उसके ब्यूटी बॉर्न तक आया था। उस पर वह भड़क उठी थी और उससे दूर जाकर खड़ी हुई थी और अपनी खूबसूरती को ही कोस रही थी। लेकिन जैसे ही नितिन का हाथ उसके ब्यूटी बॉर्न पर लगा था, वह अपना कंट्रोल खो बैठी थी। वह भगवान से शिकायत कर रही थी, काश मुझे इस आदमी से नफरत हो जाए, लेकिन वह उसमें नाकाम हो गई थी। वह जैसे ही उसको अपने हाथों से टच करता, वह वैसे ही आग की तरह पिघलती जा रही थी और अपने ऊपर काबू न रख पाई थी और उसने अपने उस सुहाग रात को रंगीन बना लिया था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके अंधेपन पर जाती, वह अपने आप को कोसने से बाज नहीं आती और उस दिन को कोसती जिस दिन उसकी माँ ने उस आदमी से उसकी शादी तय की थी। वह फेरों के टाइम ही ये लड़की उठ खड़ी हुई। उसे एंड टाइम पर शादी नहीं करनी थी। ये क्या बदतमीजी है, सब मेहमान उठ खड़े हुए हैं और तुम हो कि इस शादी से मना कर रही हो। पूनम देवी ने गुस्से भरी निगाह उस पर डालती वह लड़की और चिल्ला पड़ी, क्यों करूं एक अंधे से शादी? मेरी किस्मत में यही अंधा रह गया है क्या? वह अब बदतमीजी की सारी हदें पार कर गई थी। गुस्से से पूनम देवी का हाथ उस पर उठा था और वह दुल्हन बनी अपनी माँ को हैरानी से देखने लगी थी। खबरदार नितिन के लिए अंधेपन का शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगी तुम मेरी बेटी हो, पूनम देवी ने बहुत गुस्से में कहा। तो वह उस वक्त विक्रांत था, उसमें एक तमाशा लग गया था। घर में शादी का फंक्शन था और मधु ने बिल्कुल फेरे के वक्त ही मना कर दिया था। सभी को उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन गलती तो उसकी भी नहीं थी। उसे ये बात छुपाई गई थी कि उसके पिता के दोस्त के मरे हुए अंकल का बेटा नितिन अपनी आंखों से नहीं देख सकता। वह हाल ही में बाहर से आई थी। एक खूबसूरत और प्यारी सी लड़की थी जिसका रिश्ता झटपट में ही नितिन से हो गई थी। तस्वीर को देखकर ही मधु ने भी ओके का साइन दे दिया था। ये पूरी तरह से एक अरेंज मैरिज शादी थी। नितिन के साथ अभी उसका सामना नहीं हुआ था क्योंकि वह ज़्यादा टाइम अपने फार्म हाउस में ही रहा करता था और आज जब शादी का वक्त आया तो सिमरन ने ये राज मधु के कान में डाल दी कि उसका होने वाला पति अंधा है और ये बात उससे छुपाई गई है। बस फिर क्या था, उसने शादी के एंड टाइम ही मना करते भरी मंडप में नितिन के लिए अंधे शब्द का इस्तेमाल किया। नितिन उस वक्त बहुत गुस्से में था। मधु के माँ बाप इस वक्त बहुत ही शर्मिंदा थे। नितिन के सब्र का अब पैमाना टूटता जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था अंदर जाकर उस लड़की के कान के नीचे रख कर दे जिसने उसे भरी मंडप में उसके अंधेपन का मजाक बनाया था। अंकल जी, आपने मधु को बताया नहीं मेरी इस बीमारी के बारे में? वह अपने कंधे पर उनके हाथों का दबाव पहचान गया था। बेटा, वह अभी बस इतना ही कह पाए थे कि पूनम देवी की पुकार ने उन्हें अपनी तरफ ध्यान दिलवा दिया। मधु शादी के लिए तैयार है। उसे जल्दी से मंडप में चुन्नी उड़ाकर बिठा दिया गया। पंडित जी ने अपनी कार्रवाई शुरू की और शादी की रस्में एक एक करके तय होने लगी थी। सिंदूरदान हुआ, फेरे पड़े। पूनम देवी ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया था। अगर उसने शादी से मना किया तो मधु उनका मरा हुआ मुंह देखेगी, इसलिए वो मरे मरे कदमों से सारे रस्मों को ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ सिमरन अपना वार खाली जाता देख बहुत गुस्सा कर रही थी। सिमरन उनके पड़ोस में ही रहा करती थी। बहुत ही घमंडी लड़की थी और नितिन और विक्रांत के साथ शायद उसकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी जिसका बदला उसने मधु की सूरत में लेनी चाहिए। अंकल जी, मधु को मजबूर मत करें। पहले ही नितिन कितना परेशान है और आप उसे अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं। नहीं बेटा, उसकी कम अकल की वजह से मैं हीरे जैसे दामाद को बिल्कुल भी नहीं गंवा सकता। आने वाले वक्त में मुझे ये एहसास ज़रूर हो जाएगा कि उसके घर वालों का फैसला उसके लिए बिल्कुल सही था। उनकी बात पर नितिन ने अपने होंठ भींचे और शादी स्वीकार कर ली। दूसरी तरफ मधु, जो विदाई के टाइम किसी से ना मिली, बस रोते हुए मुंह बनाकर नितिन के साथ उसके फार्म हाउस में विदा हो गई। माँ बाप के मरने के बाद नितिन हवेली बहुत कमाता था। नितिन की हवेली मधु के गांव में ही थी। मधु के पापा नितिन के खास आदमी थे। वैसे नितिन पर तो गांव की सारी लड़कियां फिदा थी। यही वजह थी कि उसकी आंखों के बारे में मधु को कोई जानकारी ना हो सकी थी। 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी फार्म हाउस में जा चुकी थी। विक्रांत हाउस में जितनी भीड़ भाड़ थी, हाँ, फार्म हाउस में उतना ही खामोशी थी। ना कोई रोशनियां जगमगा रही थी। ये चारों तरफ एक चुप्पी सी थी, जैसे कोई शमशान की चुप्पी हो। मधु वहीं गाड़ी में बैठी उस फार्म हाउस का मंजर देखने लगी, जबकि नितिन मधु के खुशबुओं में बसा उसके पास से निकलता गाड़ी से उतर चुका था। मधु, बाहर आओ, उसे बुत बना बैठा महसूस करते हुए बोला तो एकदम मधु चौंक गई।
उसे कैसे पता कि मैं गाड़ी से नहीं उतरी? वह आंखों में हैरानी लिए गाड़ी से नीचे उतर गई। तभी एक नौकर भागता हुआ नितिन की तरफ बढ़ा था और उसे एक छड़ी दी, जिसकी मदद से वह अकेला ही अंदर की तरफ बढ़ने लगा। मधु खुद पर सब्र करती उसके पीछे ही अंदर बढ़ी थी। फार्म हाउस बहुत खूबसूरत था, विक्रांत हाउस से भी ज़्यादा खूबसूरत था। वे एक पल को थोड़ी शांत हुई। यहाँ से लेफ्ट साइड में जाओ, आपका रूम है। अचानक से नितिन की आवाज़ कानों में पड़ी तो वह फिर से चौंकी। मेरा रूम? इतनी देर में पहली बार बोली। उसकी आवाज़ सुनता नितिन चौंक गया था। उस वक्त उसने काले कलर का चश्मा पहना हुआ था जिससे उसकी आंखें छुपी हुई थी। जी, आपका रूम। वह अपना होठ बंद किए दूसरी तरफ बढ़ गया। हम अलग अलग रूम में रहेंगे क्या? वह अचानक उसके सामने आई और पूछने लगी तो वो बिल्कुल चुप हो गया, जैसे उसकी बातों का मतलब समझना चाह रहा हो। मेरे ख्याल में आपको एक अंधे के साथ उसकी बैसाखी बनकर चलना पसंद नहीं होगा। आप प्लीज़ उस तरफ अपने रूम में जाओ। रात काफ़ी हो गई है। वह बिल्कुल गंभीर आवाज़ में बोलता सीढ़ियाँ चढ़ता आगे बढ़ा। अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो शादी के वक्त ही मना कर देते। अब ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? वह एकदम गुस्से में हुई थी कि नितिन के कदम फिर से वहीं रुके थे। कुछ वजह थी जिसके लिए मैं मना ना कर सका था, जैसे आप ना कर सकी। लेकिन मैं आप पर ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं थोपूंगा। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है। आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। मुझे आदत नहीं अकेले रहने की। मधु की रोनी सी आवाज़ सुनाई दी। एक पल को चुप्पी सी छा गई। फिर क्या चाहती हैं? वह आखिरकार उसके दिमाग तक पहुँच गया था। उसी से पूछ लिया। कुछ नहीं। वह गुस्से से बोलते अपना लहंगा संभालती वहाँ से लेफ्ट साइड चली गई, जहाँ नितिन ने उसे जाने को कहा था। चूड़ियों की खनक और चंदन की खुशबू के एकदम गायब होने पर वह जान गया था कि मधु अब जा चुकी है। वह भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मधु कमरे में आते ही दरवाजे के साथ लगी अब फूट फूट कर रोने लगी थी। क्या पहली रात की दुल्हन का स्वागत ऐसे किया जाता है? वह हिचकियों से बहुत सारा रोती उठी थी। कमरे को एक गुस्सैली निगाहों से देखा। एक अजीब सा डर उसके ऊपर उतरा था। वह अकेले रहने की आदी नहीं थी। लंदन में भी उसका पूरा ननिहाल एक साथ रहता था। अब जब वो हिंदुस्तान वापस आई थी तो यहाँ माँ बाप के यहाँ भी हरा भरा था, लेकिन ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा ऐसा होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एकदम से उसका दिल घबराने लगा। इतने बड़े कमरे में अकेलापन काट खाने को दौड़ रहा था। नितिन भले आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन था तो इंसान ही ना। और उसका पति, फिर क्यों अलग किया रूम? मैं नहीं रह सकती अकेली। वह कमरे से डरती बाहर निकली, अंधेरे से ग्रिल पर जाती दूसरी तरफ बढ़ गई। कोई एक नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह दुल्हन बनी बिल्कुल कहर ढा रही थी, लेकिन जिसके लिए तैयार हुई थी, जो उसे देख ही नहीं सकता था, वह फिर से अपने दिमाग में ऐसे ही ताने बाने बुन रही थी। बड़े से कमरे के दरवाजे पर रुकते दिल बड़ा करते दरवाजे का लॉक घुमाया तो वह खुलता चला गया। अंदर दाखिल हुई तो उसे लगा किसी स्वर्ग में आ गई हो। हर तरफ खूबसूरत गुलाब के फूलों की लड़ियां लगी हुई थी। हर कोने में जगमगाती लाइट सितारों की तरह झिलमिला रहे थे। सफ़ेद गुलाब की महक कमरे को और ही स्वर्ग का एहसास दे रही थी। छत से लटकती फूलों की झूमरें हवाओं को और ही खूबसूरत बना रही थी। सजे हुए बिस्तर पर फूलों की चादर उसे देखकर पलक झपकना ही भूल गई थी। वे कदम कदम चलती कमरे के बीच में आई तो ऊपर टंगा शानदार खूबसूरत झूमर पर उसकी नज़र गई। यूं लगा जैसे स्वर्ग ही यहाँ दुनिया में हो और रोशनी के बाहों में उतर रही हो। तभी अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास जागा तो वह जल्दी पलटी। नितिन नहाकर फ्रेश हुआ था, उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों से चश्मा गायब था। मधु ने गौर किया, उसकी आंखें गहरी नीले रंग की थी, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। नितिन की मर्दाना बॉडी किसी को भी दीवाना करने वाली थी। इतनी खूबसूरत बॉडी थी, उसको बहुत ही रूप दे रही थी। चेहरे की लकीरें उसकी मर्दानगी को और निखार रही थी। आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद उसकी कसरती बॉडी दिल को छू लेने वाला था। उसके होंठों पर छाया गंभीरता, चेहरे पर नरमी का असर उसे एक हैंडसम और खूबसूरत आदमी बना रहा था। एक पल को उसे देखते मधु की हार्ट बीट मिस हुई। कुछ चाहिए आपको? अगले पल उसकी आवाज़ पर मधु होश में आई। मुझे अकेले रूम में डर लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मधु ने अपनी सफाई दी थी। ओके, यहीं रह सकती हो, मुझे कोई समस्या नहीं। मैंने आपकी आसानी के लिए दूसरा रूम सेट करवाया था। मेरी फिक्र ना करें आप। वह एकदम गुस्से में हुई तो वह पलट रहा था, एकदम रुक गया। मुझे कपड़े चेंज करने हैं। साथ ही वह बातों का मोड़ पलट गई। ड्रेसिंग रूम उस तरफ है। नितिन ने भी बिना बहस किए उसे बताते बेड की तरफ चला गया। वह कुछ देख नहीं पा रहा था।
लेकिन कमरे में भीनी भीनी खुशबू में प्रीत बसी थी। ऊपर से एक खूबसूरत धर्मपत्नी उसके पास थी। नितिन 27 साल का जवान मर्द था। उसके भी कुछ अरमान थे और बहुत सारे जज्बात थे, शायद आम मर्दों से हटकर थे। आंखों की रोशनी जाने के बाद वह बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था, जैसे जिंदगी से नाता कट गया हो। पर विक्रांत ने हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह ही चाहा, प्यार दिया, मान सम्मान दिया और आज अपने जिगर का टुकड़ा भी उसे दे दिया। वह बेड से टेक लगाए हुए था, आंखें मूंद गया। कुछ ही देर बाद उसे खटपट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे वहीं उसके रूम में, जबकि मधु अपना जेवर उतार रही थी। जोर जोर से ड्रेसिंग टेबल पर पटक रही थी, जैसे अब अपना सारा गुस्सा उसी पर उतारना था। और नितिन जैसा इंसान समझ न सका, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। ऐसे तैयार किया मुझे जैसे उस आदमी ने मेरी तारीफों की पुल बांधनी हो। सादा से जोड़े में ही विदा कर देते, क्या फ़र्क पड़ जाना था। कानों से झुमके उतारते हुए वे बार बार बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन बेड से टेक लगाए, सर पीछे गिराए हुए, आंखें बंद किए उसकी बड़बड़ाहट भी सुन रहा था। अगले ही पल उसने अपना भारी भरकम दुपट्टा उतार कर एक तरफ चेयर पर रखा। नितिन की गर्दन भी उसी पल सीधी हुई थी। एक पल को मधु को लगा उसकी निगाहों का मोड़ उसके तरफ है। उसका दिल जोरों से धड़का, लेकिन अगले ही पल ये एहसास भी गुम हो गया था। वह देख ही नहीं सकता। फिर रिलैक्स अंदाज में वह अपने बालों से पिन उतारती अपने बालों को भी खोल गई थी जो उसकी पीठ पर फैले थे। मेरा ड्रेस कहाँ है? वह अपना लहंगा जरा सा ऊपर करती उसके पास आती पूछ रही थी। अपनी खूबसूरती बिखेरते बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अगर नितिन उसे इस हाल में देख लेता तो शायद ही खुद पर काबू कर पाता। साइड अलमारी में आपके कपड़े रखे हैं, बिल्कुल साधारण आवाज़ में जवाब दिया। मधु ने गहरी सांस भरते उस अलमारी की तरफ गई, अपना ड्रेस निकाला जो रात के सोने के लिए कंफर्टेबल था। साथ ही उसकी निगाह उस नाइट ड्रेस पर चली गई जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थी। अलमारी की ओर से जरा सा पीछे होकर एक झलक उसने नितिन की तरफ देखा जो अभी आंखें मीचे बैठा हुआ था, और फिर उस नाइटी को उलट पुलट कर देखा तो उसके कानों की लौ तक लाल हो गई थी। हे भगवान, किस तरह का बेहुदा ड्रेस है ये, और मधु के लिए ऐसी ड्रेस लाने का क्या फ़ायदा जो देख ही नहीं सकते। फिर ऐसी ड्रेस लानी ही क्यों थी? वह बुरी तरह से गुस्से में हुई थी। जोर से अलमारी बंद करती वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी थी। यहीं चेंज कर लो। अचानक से अपने पास से आवाज़ सुनती मधु के कदम जमीन पर धंसे थे। मुंह फेर कर उस आदमी को देखा जिनकी नज़रों का फोकस अपने हाथों पर था। चेहरे के असर बिल्कुल नॉर्मल थे। क्यों यहाँ? क्यों चेंज करूँ? वहाँ जाकर चेंज करूँगी, वह भी गुस्से के अंदाज में जवाब देती। नितिन को बहुत अलग सी लगी थी। जहाँ भी कर लो, मर्जी है आपकी, मैंने कौन सा आपको देखना है। आपकी बार नज़रों का फोकस उस पर था और मधु को फिर से लगा जैसे वह उसे ही देख रहा हो। उसकी नज़रों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई सब बोलती थी। उसकी नज़रों का फोकस खुद पर महसूस करती मधु के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा था। बिना कोई जवाब दिए वह ड्रेसिंग रूम में चली गई। फिलहाल दरवाजे को लॉक न लगाया। कुछ देर बाद वह रूम में वापस आई तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। हे भगवान, ये जीते जी किस शमशान में डाल दिया मुझे। वह अंदाजे से बिस्तर के करीब जाते अंधेरे में ही अपने पति देव को घूरने लगी। लाइट ऑन करिए प्लीज। वह बहुत चिड़ी थी। क्या हुआ? वह साइड लैंप ऑन करता उसके तरफ मुड़ा। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, लाइट ऑन ही रहने दो। और आपको क्या फ़र्क पड़ता है ऑन हो या ऑफ हो? वह तेजी से बोलती अपना दुपट्टा एक तरफ रखती उसके बराबर में लेट कर उसे गुस्से वाली अंदाज में बोली, जबकि एक पल को उसे लगा वह कुछ ज़्यादा ही बोल गई। लेकिन उस सामने वाले इंसान के चेहरे पर कोई भी असर ढूंढने से भी ना मिला। आप यहाँ मेरे साथ सोओगी? वह उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे और सवाल करने लगा। तो कहीं और जाकर सो जाऊँ? बताओ ना मुझे, मेरे लिए कहाँ जगह है? एक तो शादी करके ले आए और इस शादी के लिए मैंने थप्पड़ भी खा ली, ऊपर से अकेले यहाँ आपके साथ भेज दिया। जानते हैं मैं अकेले नहीं रह सकती, डर लगता है मुझे। कभी अकेली नहीं सोई और अब आप मुझे कह रहे हैं यहाँ से चली जाओ? वह भीगी आंखों से बोली तो बोलती चली गई। नितिन तो सवाल करके पछता गया था। इतना लंबा चौड़ा जवाब मिलेगा उसे अंदाजा नहीं था। रिलैक्स हो जाओ, यहीं सो जाओ। वापस अपने तकिए पर सर रखती अपनी आंखें मूंद गई। नितिन ने अपनी आंखों पर अपने बाजुओं को रख लिए। बहुत मेहरबानी आपकी, आपका एहसान होगा मुझ पर। उसकी वह जुबान जो थोड़ी खर्राटे की तरह चलती थी। ऊपर से उसके घर वालों ने उसे काफ़ी डरा कर रखा हुआ था कि नितिन का गुस्सा बहुत तेज है, इसलिए उसके सामने जुबान खोलने से पहले वह एक बार ज़रूर सोच ले। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही था।
वह तो बात कर रही थी, बड़े प्यार से और तसल्ली में जवाब दे रहा था। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मधु वापस अपनी असली रूप में और असली टोन में आ गई थी। तकिए पर करवट लेती नितिन के तरफ मुंह करती उस महान हस्ती को देखा था जो आज उसके पति परमेश्वर के रूप में मौजूद था। तभी उसने मधु के तरफ करवट ली तो मधु का दिल धक से रह गया। उसका चेहरा मधु के कंधे से बिल्कुल पास था। मधु की तो सांसें ही रुक गई, जबकि नितिन की आंखें बंद थी। वह एक टक उसे देखती चली गई। खूबसूरती जैसे उस एक आदमी पर आकर ख़त्म हो गई थी। वह बहुत ही खूबसूरत मर्द था। काश उसकी आंखें भी होती तो कितना ही ज़्यादा अच्छा होता। मेरी पूरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खूबसूरत आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। वह भी उसके तरफ करवट लेते उसके चेहरे से कुछ दूरी पर अपना सर तकिए पर धरे उसे देखते देखते आंखें मूंद गई। कब गहरी नींद की वादियों में चली गई उसे पता ही नहीं चला। धीरे से सामने आंखें खोले मधु की सांसों की गर्माहट को वह अपने चेहरे पर महसूस करता बेकाबू। उस आदमी के चेहरे को एक मुस्कान ने छू लिया था। नितिन, जिसका मुस्कान से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं था, आज वह मुस्कुराया भी था तो एक छोटी सी लड़की की खट्टी मीठी बातों पर। और मधु जो उसके हुस्न पर फिदा हो गई थी, अगर उसे मुस्कुराता देख लेती तो पूरा दिल ही हार बैठती। इधर सिमरन बहुत परेशान थी। हर वक्त का रोना सिसकना अच्छा नहीं होता। समझाओ अपनी बेटी को। विजय साहब ने गुस्से से सिमरन को देखते गुस्सा हुए थे। मम्मा, मुझे नितिन चाहिए। वह रोते हुए बोली, देखो सिमरन, जब तुम्हारा रिश्ता उससे तय करना चाहा तब तुमने मना कर दिया कि तुम्हें विष्णु पसंद है। नितिन को छोड़कर तुमने विष्णु से मंगनी कर ली। अब जब विष्णु विदेश जाकर सेट हो गया, वहाँ किसी और लड़की से शादी कर ली, तो तुम नितिन के तरफ वापस मुड़ना चाह रही हो। तो कर देते ना मेरी शादी नितिन से। जब वापस पलटी तब कौन सा उसका रिश्ता तय हुआ था? वह बात करते बोली, हाँ, तब भी तुम्हें ही एतराज़ था कि वह अंधा है। मुझे अंधे से शादी नहीं करती तो क्या करते हम? अब वो तुम्हारा इंतज़ार करने से तो रहा। मधु ने भी तो एंड टाइम से उसे शादी करने से मना कर दिया था, लेकिन उसे तो सबने जोर ज़बरदस्ती करते हुए नितिन के साथ शादी करके उसे विदा भी कर दिया। आप मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थे? मुझे नहीं समझा सकते थे? कैसे माँ बाप हो आप लोग? यही सुनना बाकी रह गया था। विजय, ये तुम्हारी बेटी हद से ज़्यादा खुदगर्ज हो गई है। ठीक होगा, इस पर लगाम लगा लो। अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी उल्टी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसको समझा दो, अपने दिमाग से नितिन के नाम का भूत उतार दे। अब वो किसी और का हो गया है। विजय साहब अपनी बात करते हुए वहाँ से बाहर निकल गए तो सिमरन अपनी माँ की तरफ मुड़ी। नहीं भूल सकती मैं उसे। मुझे लगा वो पहले जैसा ही रहेगा, पर वह आज भी वैसा ही है, बेहद खूबसूरत। मुझे वही चाहिए मम्मी। मैं कर लूँगी हैंडल उसके अंधेपन से, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा वो मेरे अलावा किसी और से शारीरिक संबंध बनाए। अच्छा, तो नितिन के लिए भी तुम ऐसी ही फीलिंग रख रही थी, तो विष्णु के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जो था ही तुम्हारे पसंद का, उसने तो बाहर जाकर शादी भी कर ली और सुना है बहुत जल्द उसके यहाँ खुशखबरी भी आने वाली है। वहाँ तुम्हारी ये फीलिंग नहीं जागी? संतोषी देवी ने अपनी बेटी पर खूब ताना कसा था, क्योंकि उसकी खुदगर्जी पूरे परिवार में मशहूर थी और उस वक्त अच्छा खासा उनकी बेटी ने उनका सर सबके सामने झुका दिया था। सिमरन के माता पिता ने पहले नितिन से शादी को सिमरन को कहा था, लेकिन सिमरन ने साफ मना कर दिया था। वह अंधा है, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मैं नहीं जानती मम्मा, लेकिन यही सच है। विष्णु के लिए मुझे ये फीलिंग महसूस नहीं हुई जो नितिन के लिए हो रही है। इसका मतलब तो यही है ना कि मैं नितिन से सच्चा प्यार करने लगी हूँ। उसका एहसास मुझे अब हो रहा है। प्लीज़ आप मेरी मदद कर दो। संतोषी देवी ने काट खाने वाले अंदाज में उसके तरफ देखते हुए पूछा, क्या कहना चाहती हो तुम? अभी कल ही तो उन दोनों की शादी हुई है और आज तुम ये राग गाने लगी हो। मैं तुम्हें साफ कह दे रही हूँ सिमरन, तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें कह रहे हैं उसे अपने पल्लू से बांध लो। अब और ज़्यादा हम लोगों की जगहसाई मत कराओ। तुम्हारे पापा बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद को कंट्रोल कर लो। वह गुस्से से उसे समझाती उसका हाथ दूर झटकती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि सिमरन अपने आंसू बहाती और ज़्यादा गुस्से में पड़ गई थी। सुबह नितिन की आंख खुली तो एक पल को वह बिल्कुल चुप रह गया, जैसे वह भूल गया कल उसकी शादी हुई थी। दूसरी तरफ मधु उसके बिल्कुल पास और उससे चिपकी हुई थी, उसे अपने खूबसूरत अदाओं से मिलवा रही थी। बुरी तरह से उसके दिमाग का फ्यूज हुआ था। बेकाबू उसके तरफ मुड़कर उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन वह और ज़्यादा उसके साथ चिपक गई। नितिन की तो कई बार दिल धड़क कर रह गया। वह लड़की पूरी आफत थी। उसके मध्यम सांसों की गर्माहट
उसकी खुशबू उसके सीने से टच होती तो नितिन का दिल और ज़्यादा धड़क उठता। अगर वह देख नहीं पा रहा था तो क्या महसूस तो कर रहा था ना। वह उसके तरफ मुड़ा, उसके गर्दन के नीचे हाथ रखता उसे ऊपर की तरफ हल्का सा खींच लिया, जिससे वो पूरी तरह अब उसकी गोद में आ गई, उसके सीने में मुंह छुपा गई। वह अभी भी गहरी नींद में थी, जबकि नितिन आंखें मीचे अपनी पत्नी की खूबसूरती को महसूस करता अपने जज्बात भड़का रहा था। बेकाबू ही आंखें मीचे उसके कमर के आसपास अपने दोनों हाथ रखे उसके नाजुक कमर को अपनी मुट्ठियों में भरा तो एक पल को नितिन को लगा न जाने क्या खजाना हाथ लग गया हो। अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गया, उसकी नाजुकी को अपने सीने में महसूस करता मदहोशी की हालत में जा रहा था। अचानक ही मधु हिलती हुई उसकी सांसें जरा सी रुक रही थी। वह कसमसाकर आंखें ऊपर करती अपने नज़दीक सोए नितिन को देखने लगी। पल भर को उसे समझ न आई यह आदमी कौन है। वह भूल गई कि उसकी शादी हुई है। आप कौन, आप कौन? वह उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरता आंखें ऊपर करता वह उससे पूछ रही थी और अपनी आंखें खुल गई। मधु खुद तो जाग गई थी लेकिन दिमाग अभी भी सुन पड़ा था। उसे ये तक एहसास न हुआ था वह अपने पति को अपनी जवानी अच्छे से महसूस करवा चुकी थी। नितिन की आंखें देखती वो माथे पर बल डाल गई, जबकि एक पल को उसे यूं लगा उसकी आंखें मधु के पूरे जिस्म को देख चुकी है। वह झट से पीछे हटती उठ बैठी, बुरी तरह से शर्मिंदा होते हुए पास पड़ा दुपट्टा ओढ़कर खड़ी हुई। नितिन भी अपने होठों पर हाथ फेरता अपने उमड़ते जज्बात को कंट्रोल करने की कोशिश करता उठ गया। नींद में कब वह दोनों एक दूसरे के करीब हुए थे मधु को तो बिल्कुल याद ही नहीं रहा। वह नज़र चुराते बाथरूम में घुस गई, जबकि नितिन दिल पर हाथ रखे धीमा सा मुस्कुरा दिया। आज शहर के सबसे बड़े मॉल में नितिन का रिसेप्शन रखा गया था। दोनों की जोड़ी की खूब तारीफ हुई थी। सिमरन तो बिल्कुल गुस्सा खाती घूम रही थी और दोनों को एक साथ देखकर पूरे तन मन से जल उठी थी। मधु का खिलता खिलता रूप की सारी कहानी सुना रहा था। अब वह कल की तरह नहीं थी, वह एक अलग मधु हो गई थी। आज मधु के चेहरे पर कल वाला रूप नहीं था। वह जैसे नितिन के साथ खुश थी। खुश क्यों न होती, आखिर इतना खूबसूरत मर्द मिला था उसे। हाँ, वह देख नहीं सकता था लेकिन बाकी सब कुछ तो कर ही सकता था। सिमरन दिल ही दिल में फालतू बातें सोचती मधु को देखे जा रही थी। बहुत खुश हो, लगता है रात को खूब डोज मिला है अंधे से। नितिन छड़ी के सहारे उठता नीचे उतर गया। जब सिमरन ने अपने ताने का तीर चलाया मधु का चेहरा एकदम से गंभीर हुआ था। सिमरन दीदी, आप अपनी जुबान से थोड़ा मीठा बोल लिया करो। वह घिसेगा नहीं, वह दांत कपकपाती बोली। अब क्या गलत कहा मैंने? वैसे मुंह दिखाई में क्या मिला है तुम्हें? अंधे ने मुंह दिखाई में कुछ दिया ही नहीं होगा। जब मुंह दिखाई होता तो मुंह दिखाई देता ना। सिमरन का एक और ताना मधु के दिल में बिल्कुल तीर की तरह लगा। वह बस सिमरन को देखती रह गई। उसके दिल, जुबान और आंखों में किस तरह जहर भरा हुआ था। मुंह दिखाई नहीं दिया क्योंकि मुंह नहीं देख सके, लेकिन मुझे सारी रात उन्होंने सोने भी तो नहीं दिया। अपनी मोहब्बतों से निहाल करके रख दिया है मुझे। सुबह भी वॉशरूम रोमांस किया था, मुझे तो लगा ही नहीं कि कहीं से वो देख नहीं सकते, जबकि उनके जज्बात और मोहब्बत मुझे बस शर्माने पर भी मजबूर करता रहा। मधु की बेधड़क अंदाज में कही गई बातें सुनते सिमरन के दिल पर बिजलियां गिर गई थी। वह जल भुनकर उसके पास से उठकर चली गई थी। बड़ी आई मुझे बातें सुनाने वाली। मधु ने मुंह बनाते मुंह फेर कर देखा तो अपने बहुत पास नितिन को देखकर उसके दिल की धड़कनें थम सी गई। उन्होंने कुछ सुना तो नहीं होगा ना? चेहरे से ऐसा कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा था। वह खुद को तसल्लियाँ दे रही थी, जबकि क्या वह नहीं जानती थी कि उसका पति अंधा है, फिलहाल बहरा नहीं है। आज विक्रांत हाउस में खूब भीड़ लगी हुई थी। मधु अपने पति के साथ अपने मायके आई थी। अब हफ्ता हो चला था वह यहीं थी। उसका यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा था, जबकि नितिन ने भी एक बार भी उसे वापस आने को न बोला था। ऐसे में आज विक्रांत साहब ने उसे विक्रांत हाउस में दावत पर बुलाया था। वह मधु को उसके साथ भेजने का पूरा इरादा रखते थे। जो भी था, अगर नितिन बोलता नहीं था तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसके सब्र की परीक्षा ली जाए। काफ़ी देर वे दोनों अकेले स्टडी रूम में बैठे रहे। खाने पीने में भी काफ़ी वक्त लगा। नज़र बचाती पिता के स्टडी रूम से निकलते ही खुद स्टडी रूम में घुस आई। सामने ही नितिन बैठा था, जो उसके कदमों की चाप से ही उसे पहचान गया था। मिस्टर नितिन, मेरी बात सुनिए। मुझे आपके फार्म हाउस नहीं जाना, उस सुनसान जगह पर जहाँ कोई बात करने वाला नहीं है। प्लीज़ आप भी इधर शिफ्ट हो जाओ अपनी हवेली में, वरना मुझे यहीं रहने दो। उसके आसपास उसका हाथ थामे बड़े प्यार से बोलते उसको अपने तरफ कर गई। हम आज ही वापस जाएंगे मधु, अब वही आपका घर है। नितिन की गंभीर आवाज़ पर वह अपना होंठ भींच गई।
आदमी अपनी पत्नी की भी सुन लेता है। कभी कभार गुस्से से बोली, जबकि नितिन खड़ा होता उसके पास आया। जिस दिन पत्नी बनोगी उस दिन भी यही बोलूँगा, धीरे से उसके कान में कहता स्टडी रूम से बाहर निकल गया। जबकि उसकी बात पर मधु का दिल पूरी तरह से धड़का था। और फिर वही हुआ। विक्रांत साहब ने मधु को रात के खाने के बाद वापस भेज दिया। बहुत ही खराब मूड के साथ अंदर दाखिल हुई। सब कुछ उतार उतार कर फेंक रही थी। पहले हिल उतार कर दोनों ही उछाल कर दूर फेंका, फिर शॉल उतार कर पटक दिया, फिर दुपट्टा। अपने बालों से पिन निकालती, बालों को खुला छोड़ती, बिस्तर पर गुस्से से बैठी। अब नितिन को घूर रही थी, जो बहुत धीरे धीरे कदम उठाता अंदर पहुंचा था। अपना सदरी उतार कर एक तरफ रखता। वह घड़ी उतार कर दराज में रख रहा था। आप बहुत बुरे हैं मिस्टर नितिन। उसके तरफ मुड़कर गुस्से से बोली, धीरे आवाज़ में बात करिए, अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ। वह नॉर्मल अंदाज में, हाँ जानती हूँ, बहरे नहीं हो आप, अंधे हो। गुस्से से खड़े होकर बोलती, कुछ ज़्यादा ही गुस्सेली तीखापन शब्द अपना गई थी। एक पल को नितिन उसकी बातें सुनता, अपना शर्ट खोलते उसका हाथ वहीं रुक गया था। मधु को एकदम से अपने सख्त शब्दों पर गुस्सा आने लगा था। वह ऐसी तो नहीं थी, फिर कैसे उसके मुंह से ये सब फालतू बकवास निकल जाती थी। जानता हूँ, अंधा हूँ, बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी। वह अब की बार गुस्से से होता, झटके से अपनी शर्ट उतार कर दूर चेयर पर फेंक गया और बाथरूम में बंद हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मधु ने नितिन का दिल दुखा दिया था। अगर वह देख नहीं सकते तो उसमें उनकी क्या गलती है। ये सब तो भगवान की मर्जी है। किसी को उनकी कमी की वजह से ये बातें सुनाना बहुत पाप होता है। मधु की आंखें भीगने लगी। वह बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही, लेकिन नितिन बाहर ही नहीं आ रहा था। जिस दिन पत्नी बनोगी उस दिन सारी बातें सुनाऊंगा, एक अजीब सी आवाज़ ने उसका सामना करवाया था। अभी वह सोच ही रही थी कि नितिन बाहर निकला। उसने टॉवल पहना हुआ था। उसकी मर्दाना बॉडी, चौड़े कंधे, उभरा मसलचो जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अलमारी से अपना ड्रेस निकाल रहा था। तेज कदमों से वह ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। एक पल को मधु को लगा जैसे वह देख सकता है, लेकिन नहीं, वह नहीं देख सकता। फिर इतना तेज कैसे चल सकता था ये आदमी। पहली बार मधु को उस पर थोड़ा शक हुआ था। वह बाहर आया तो नाइट ड्रेस में था। बिना मधु को कोई असर दिए बिस्तर की तरफ बढ़ा और लाइट ऑफ कर दिए। मधु भी उसके पास आकर बैठी, जो सोने के लिए लेट चुका था। सॉरी, मेरे मुंह से गलती से ये सब फालतू बातें निकलती है। वह उसके बहुत पास होकर अपने मुंह से कहे गए अपशब्द के लिए माफ़ी मांग रही थी, जबकि नितिन बिल्कुल चुप था। नितिन उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे हिलाती बुलाने लगी, मधु सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। बिना आंखें खोले जवाब दिया, नहीं, पहले माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई है। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं कैसे ये फालतू चीज़ें मेरे मुंह से निकल जाती है। सच ही तो है, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। ये कमी है मुझ में। और मैंने आपके पिता को कितनी बार मना किया था कि वे आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना करें मुझ जैसे अंधे के साथ शादी करवा कर, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नहीं नितिन, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं। मुझसे गलती से मुंह से निकला है। मेरा इरादा नहीं था कि आपका दिल दिखाऊं। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। प्लीज़ सो जाओ मधु, रात बहुत हो गई है। वो मुंह फेर कर लेटती। मधु उसके बहुत करीब हो गई। जब तक माफ़ नहीं करते मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके मनमोहिनी अंदाज पर वो मुस्कुरा दिया, अच्छा कर दिया माफ़, अब सो जाओ। उसके बाद पर मधु के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। ये कई साल पहले की बात है, छोड़ दो मुझे, मेरा हाथ टूट जाएगा, तोड़ना ही है। तो उस आदमी ने बेदर्दी से उसके सामने रस्सियों से जकड़े उस आदमी की गलाई मोड़ दी तो तड़प कर कुछ टूटने की आवाज़ आई। पूरा घर चीखों से गूंज उठा और यही चीखें उस आदमी को सुकून पहुंचा रही थी। बताओ अपने दूसरे साथी का पता, नहीं तो ये बाजू भी तोड़ दूंगा। राठौर, राठौर। जख्मों से चूर आदमी बिल्कुल बेहोशी में बोलता, सामने खड़े उस आदमी के दिल और दिमाग को ठेस पहुंचाता चला गया। मधु नितिन से परमिशन लेती। कुछ दिन विक्रांत हाउस में रहने आई थी। आज उसकी वापसी थी, भी सरप्राइज वापसी थी। नितिन के लिए उसके दिल में पूनम देवी ने मोहब्बत के फूल खिला दिए थे। नितिन की सारी हकीकत जानकर वह अपना दिल उसके लिए धड़कता महसूस करने लगी थी। एक कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की डेथ हुई थी और उन्हीं को बचाते उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसकी आंखों में कांच चुभा था, जिसकी वजह से वह देखने की ताकत खो चुका था। और इस किस्से को पूरे 12 साल बीत चुके थे। नितिन का इलाज होता रहा, 2 से 3 सर्जरी भी हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी अच्छी रिजल्ट सामने नहीं आया था। इन बातों से मधु के दिल में नितिन के लिए और हमदर्दी
और प्यार मोहब्बत पैदा हो गई थी। वह आदमी बहुत अकेला है, मुझे मेरे सब बच्चों से ज़्यादा प्यारा है। वह बहुत सब्र वाला बच्चा है, कई सालों से बिखरा हुआ है। मधु मेरी बच्ची, उसकी सगी माँ उससे ज़्यादा नितिन की फिक्र कर रही थी। इस बात ने भी उसे अच्छा खासा सोचने पर मजबूर कर दिया था। मधु आपको समेट लेगी नितिन। वह दिल ही दिल में नितिन से बात करते फार्म हाउस वापस लौट आई थी। जब वो फार्म हाउस आई तो नौकरानी से पता चला था कि नितिन कहीं ज़रूरी काम से चला गया है। जब से नितिन मधु को ब्याह कर फार्म हाउस लाया था, तब से उसके लिए एक पर्सनल नौकरानी सोनी को रखा था, ताकि मधु को अकेलापन महसूस ना हो। मधु नितिन के गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते आज अच्छे से तैयार हुई और नितिन का वेट करने लगी। आईने में खुद को देखा तो उसका दिल धड़क उठा था, ये जानते हुए कि वह उसे नहीं देख सकता। फिर भी वह बहुत खूबसूरत तैयार हुई थी। रात काफ़ी देर उसका जाग कर इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आया तो थक हार कर वह गुस्से से अपना कपड़ा चेंज करती। एक नाइटी निकाल कर पहन कर उसे शर्म तो बहुत आई थी, लेकिन एक तरफ से दिल तसल्ली में भी था कि कौन सा नितिन उसे इस हाल में देख सकेगा। क्यों ना अपने शौक़ पूरा कर ले। रेड कलर की नाइटी में जो घुटनों तक आती थी, उसके ऊपर सिर्फ जालीदार कोट था और उसमें एक अप्सरा लग रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे नितिन की जगह बिस्तर पर हाथ फेरती उसके ख्यालों में खो गई थी। नींद में डूबी उसे पता ही नहीं चला। रात के 2 बज रहे थे जब नितिन घर में दाखिल हुआ था। उसके कपड़े खून में बिल्कुल सने हुए थे। चेहरे पर गुस्से का असर दिखाई दे रहा था, जैसे रास्ते में आती हर चीज़ को कुचलते हुए आया हो। अपने होंठ तेजी से भींचकर सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नहीं जानता था कि मधु वापस आ चुकी है या नहीं, लेकिन वह फिर भी इस हालत में रूम में नहीं जा सकता था। अपने स्पेशल रूम में जाते उसने अपनी शर्ट उतारकर ज़मीन पर रख दी। अपने चेहरे और चेस्ट को देखा, जहां पर चाकू के जख्म के निशान थे। अपने जख्मों को अच्छे से साफ करता हुआ उन पर दवाई लगाता नहाने चला गया था। नहाकर आया तो टॉवल बांधे ही बाहर निकल आया। यहाँ उसका कोई ड्रेस भी नहीं था, इसलिए उस रूम को लॉक लगाता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, कमरे में डिम लाइट जल रही थी। वह एक पल को चौंक सा गया। नज़रें झटक कर बिस्तर पर उस लेटी हुई खूबसूरत सी अप्सरा पर जा ठहरी, जो रेड कलर की नाइटी पहने अपने जिस्म के हर एक हिस्से को पूरे फैलाकर कमरे में पड़ी थी। वह इस वक्त उस कमरे के माहौल को और ही बदल कर रख चुकी थी। बेकाबू नितिन का हाथ अपने खुले हुए सीने पर जा टिका था, जो बहुत ही धीरे धीरे हरकत करने लगा था। अब धीरे धीरे कदम उठाता हुआ बेड के पास खड़ा हो गया था। बहुत गहरी निगाहों से वह गहरी नींद में सो रही थी। मधु को सर से पैर तक भरपूर अंदाज में देख लेने के बाद उसकी नज़रें उसकी टांगों की ओर गई। नितिन के दिल के अंदर जज्बातों का तूफान शुरू होने लगा था। तभी मधु करवट बदल गई। अभी पूरी तरह से उसके हर एक को नितिन अच्छे से देख सकता था। अब खुद पर काबू रखना उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। घुटनों के बल बिस्तर पर उसके पास आता, वह गहरी निगाहों से फिर से उसे पूरा निहारने लगा। हे भगवान, इतनी खूबसूरत लड़की एक ही अप्सरा हो सकती है। हे भगवान, इतनी खूबसूरत औरत दी है मुझे, मेरी पत्नी का कोई जोड़ नहीं। वह जरा सा उसके आगे झुकता, उसके माथे पर अपने होंठ रखता, आंखें मूंद गया था। ठंडे होंठों का दबाव पाते एक पल को मधु के जिस्म ने झुरझुरी ली थी। फिर से नींद में खो गई। नितिन की यहाँ बस हुई थी। अब तो वह बहकता जा रहा था। कुछ पल पहले जहाँ उसका दिमाग गर्म था, अब बिल्कुल ही ठंडा हो गया था। उसे उस खूबसूरत हसीना को देखकर अपने बाहों में कैद कर लेने का मन कर रहा था। वह उसके गालों पर मोहब्बत भरा किस करता, सख्त हाथों से उसके जिस्म को महसूस करता। गहरा सांस भर गया। एकदम उसके ऊपर जाते, बिना उस पर वजन डालते, अपना जिस्म उसके साथ जोड़ता बहकता जा रहा था। अचानक ही तेज खुशबू ने मधु के होश हवास को जगाया था। वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर ऊपर करती खुद ही उससे लिपट गई थी। नितिन को देखते बिल्कुल चुप हो गई। वह बहुत ही लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था। उसके देखने से ही एक पल को मधु का दिल बुरी तरह से डरा था। सांस गहरी हुई थी और दिल की रफ्तार बड़ी तेजी से चल पड़ी थी। उसके होंठ पर फोकस करता उसने बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। उसका खुला जिस्म, चट्टानी बॉडी देखते हुए कांप उठी थी। उसके चौड़े सीने में मधु बिल्कुल छुप सी गई थी। तो ब्यूटीफुल। वह उसकी गर्दन पर अपना होंठ रखता गहरा सांस भरते बोला और अपने होंठ उसके गर्दन से जोड़ गया। जब मधु अपने होंठों पर दबाव महसूस करती, मधु एकदम बुरी तरह से कांपने लगी थी। ये सब क्या हो गया मधु, आप तो बहुत कांप रही हो। ये सारी तैयारी तो मेरे लिए ही है ना। वह बोलता उसके होंठों को अपने होंठों में दबाकर उसे और बेकाबू कर गया। प्लीज पीछे हटो,
यहाँ कुछ भी आपके लिए नहीं है। वह अगले ही पल उसे पीछे हटाती दूर जाकर खड़ी हुई थी। नितिन ने खुद ही अपनी पकड़ को हल्की कर दी, जो वह जल्दी उसकी पकड़ से निकल गई। अपनी नाइटी ठीक करती वह लाइट ऑन करने लगी। मत ऑन करना, एकदम उसे टोक गया। वह सहम कर वहीं थम गई। नितिन नहीं चाहता था कि वह उसके जिस्म पर लगे जख्मों के निशान को देखे। आपने अपनी शर्ट नहीं पहनी, मधु बिल्कुल हकलाई थी, जबकि वह चुप से उठता अलमारी से अपना ड्रेस निकालता गुस्से से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। यहीं चेंज कर लीजिए। बेकाबू न जाने कैसे नितिन के होंठों से फिसला था। वह थम सा गया था। मैं तो अंधा हूँ, पर अब नहीं हूँ, वह सख्त शब्दों में बोला। ड्रेसिंग रूम में दरवाज़ा धाड़ से बंद करता उसे डरा गया था। लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये देख सकते हैं? अचानक से मधु के दिमाग की बत्ती जली। उसे एक पल को यही लगा था कि नितिन उसे देख रहा है। वह अब ना चाहते हुए भी डर रही थी, जबकि हकीकत तो वह दिल से बहुत खुश थी। वह गुस्से से बाहर आता, उसे नज़रअंदाज करता सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ा। वह वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। कुछ तो मिसिंग था, लेकिन क्या? वह धीरे धीरे चलते उसके पास आई। दराज में पड़ा उसका मोबाइल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि एकदम नितिन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार भरी नज़रों से घूरा। अपनी जगह पर जाकर चुप से सो जाओ, वरना मेरे अंदर का शैतान जागा तो रात भर आपकी सिसकियाँ ही गूंजेंगी और आज की रात नींद के लिए तरस जाओगी। एक एक शब्द पर बड़ा जोर देकर कहता, उसके तरफ बिना पलक झपकाए देखता। उसे बुरी तरह से डरा गया था। नितिन वे डर कर उसे भुला गई थी। प्लीज मधु सो जाइए, वह अपनी आंखों पर बाजू रखता। उस पल मधु ने फिर से लाइट ऑन कर दी। वह अपने होंठ भींच कर रह गया, अपनी गुस्से वाली नज़रों को उस पर टिका गया। रोशनी में उसके जिस्म की फुलावट को देखता तो फिर से अपने दिल के जज्बात को उमड़ता हुआ महसूस कर रहा था। क्या चाहती हैं? वह उसे चुप से देखता खुद उठ बैठा। आप देख सकते हैं, वह रोनी सी आवाज़ में बोली। उस एक पल में नितिन के दिमाग के पेच ढीले पड़े थे। इस बात की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया कि वह तो बार बार उसे खूबसूरती में उलझ रहा था। गहरी सांस भरकर वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दोनों ही उस वक्त रेड कलर के कपड़ों में थे, जबकि वो खुली नाइटी में। मधु की आंखें उसकी गहरी आंखों में घुलती चली गई। अगले ही पल वह उसके कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने में दबा गया और उसके कान के पास झुकता। तुम तो सब जानती हो, उसके कान की लौ को काट गया। उसके जवाब पर मधु के रोंगटे खड़े हुए। एक हफ्ते पहले का किस्सा उसे याद आया, जब वो यही समझी थी कि नितिन घर नहीं आया और वह रूम के अंदर ही कपड़े चेंज कर रही थी। अचानक नितिन बाथरूम का दरवाज़ा खोलता कमरे में चला आया था। तब वह बहुत ही बुरी तरह से अपसेट हुई थी। वह रूम में था और उसे पता ही नहीं था। उस पर एक पल को नितिन की निगाह रुकी थी, लेकिन अगले ही पल वह वहाँ से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। तब मधु के होश हवास गुम हुए थे। खुद को देखती बुरी तरह से कांपने लगी थी, पर फिर ये सोचकर नितिन तो देख ही नहीं सकता। उसे थोड़ा हौसला मिला। फिर आज वह जिस तरह सब राजों से पर्दे उठा रहा था, उस राज से मधु की जुबान गूंगी रह गई थी। वह उसकी कमर में हाथ डाले उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा गया। जो कांच की गुड़िया बनी उसके सीने में समा गई। एक टक उसकी आंखों को देखे जा रही थी। नितिन ने उसके चेहरे पर फूंक मारी तो वह कांपती उसके बाजू में समा गई। बेकाबू उसकी निगाहें नितिन की चौड़ी बॉडी पर जा ठहरी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। छोड़िए मुझे, आपने मुझसे चीट किया। वह दुखी होती उसके सीने पर मुक्के मारती चली गई। उसके नाजुक हाथों की मार नितिन को फूलों की तरह महसूस हो रही थी। वह मुस्कुरा रहा था और उसका मुस्कुराना ही मधु को सख्त गुस्सा दिला रहा था। किस बात का गुस्सा है पत्नी आपको कि मैं देख सकता हूँ, या आपको सर से पांव तक देख चुका हूँ? वो बेकाबू बेशर्मी से बोलता उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। वह रोनी सी शक्ल बनाती उसके बाल नोचने लगी। ओके, क्या कर रही हो? मेरे बाल छोड़ दो। वह एकदम घबराया, फिर आकर उसकी आंखों को नोचने लगी। नितिन ने उसके दोनों कलाइयों को एक हाथ से थाम ली, उसके पीछे कमर पर लगा दी। यार कुछ कहने का मौका तो दो यार, मुझे कुछ भी नहीं सुनना आपसे। आपने मुझसे क्यों झूठ बोला कि आप देख नहीं सकते हैं? मधु उसकी एक वजह है, इसलिए अब की बार वह गंभीर होता उसे देखता चला गया। बदला लेना था मुझे अपने माँ बाप के मौत का, जो कोई गैर नहीं अपने ही थे। और फिर उसे सारी सच्चाई बताता चला गया। उसके दोनों चाचा ने जायदाद के लिए अच्छा खासा अपने ही भाई और भाभी से दुश्मनी पाल ली थी और एक दिन दावत के बहाने अपने घर बुलाया। वहाँ मम्मी से जायदाद के पेपर साइन करने को कहा, पर मेरी माँ ने मना कर दिया। पापा के साथ वहाँ से निकले तो उन्होंने उस गाड़ी पर हमला करवाया। गाड़ी की टायर पंचर हो गई, गाड़ी अनबैलेंस हुई और पापा ने बहुत संभालने की कोशिश के बाद भी
गाड़ी संभल ना सकी। माँ ने मुझे पीछे से अपनी तरफ आगे खींचना चाहा, लेकिन इतनी देर में गाड़ी सीधा पेड़ के साथ जाकर टकराई। जब एक्सीडेंट हुआ तब मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा और पलक तक ना झपकाया। यही मेरी गलती थी। जब मैं 12 साल का था उस वक्त मेरे सर में और आंखों में कांच जाकर चुभा था और उस वक्त मुझे किसी ने गाड़ी से उठाकर बाहर फेंका था। मैं बेहोश होने से पहले अपने चाचा की आवाज़ सुनी थी। वे आज भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह बरस रहे हैं। मार दो इन तीनों को। नितिन की आंखें आंसुओं से तर थी और मधु भीगी आंखों से उसे देखे जा रही थी। नितिन अपनी जगह से खड़ा हुआ। तुम्हारे पापा ने ही मुझे सबसे छुपा दिया था। उन्होंने मेरा इलाज करवाया। तब मेरी आंखों की रोशनी बहुत हल्की हो गई थी। ये वक्त था पर अंकल जी ने सब जगह ये फैला दिया कि नितिन अपनी आंखों की रोशनी को खो चुका है, ताकि मेरे चाचा जैसे भेड़ियों से मुझे सुरक्षित रख सकें। फिर मैंने अंधेपन का नाटक शुरू कर दिया और खुद को अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयार किया था। ये बहुत तकलीफ का पल था मेरे लिए। जब तक मैं उन लोगों को उनकी औकात ना दिखाता ये फैसला किया और आज उनको नर्क में पहुंचा दिया है। वह अपने दोनों हाथों को देखता परेशानी से बोला, अपने कत्ल कर दिया। वह घबराकर अपनी जगह से उठी। वह उसी लायक थे। मैंने अपने माता पिता का बदला ले लिया है। वह बहुत गुस्से में बोला था। फिर भी कत्ल तो कत्ल ही है ना नितिन, आप किसी से यूं बदला नहीं ले सकते। आपने अपने हाथ खून से रंग दिए। वह उसके पास आती धीरे से बोली, पर मैं उसे मार चुका हूँ। अब सिर्फ सांस रोकना बाकी है। गुस्से से बोला। उसके दिमाग की नसें फटने के करीब हो रही थी। वह उसे कातिल कह रही थी, जबकि वह उसके माँ बाप का कत्ल करके दरिंदे आज़ाद जिंदगी बिता रहे थे। अब जब बदला लेने का टाइम था तो वह उसे क्या छोड़ देता। पिछले 2 साल से वह अपने चाचा और ताऊ को बेसमेंट में बंद करके कैद कर दिया था। हर तरह की परेशानी उन्हें दे रहा था, लेकिन जो नहीं दे रहा था वह तो सिर्फ मौत थी। और अब उसके चाचा राठौर तिलक सिंह ताऊ बेसमेंट में बंद थे। दोनों भाइयों ने 12 साल पहले जो खून का खेल खेला था नितिन सूद समेत वापस लौटा रहा था। मधु एकदम उसके हाथ थाम गई। उस पर गुस्सा बहुत तेज सवार था और उसकी भूरी आंखें उभर कर एक अजीब सी डर पैदा कर रही थी। मधु, जाओ यहाँ से, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। कहीं आपको कुछ न कर दूं। गहरी सांस भरती अपनी आंखें मीच कर प्यार से बोली। उसी पल वह अपने कदमों को धीरे से उठाते उसके होठों पर किस कर गई। उस एक पल को नितिन को लगा आग पर पानी पड़ गया हो। अपनी होठ को नितिन की होठों से इतनी देर तक चिपकाए रखी। वह कुछ भी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन अपने होठों को भी नहीं हटा रही थी। एक ठंडी फुहारे की तरह वह उस पर बरसने लगी थी। अगले ही पल वह उसके होठों पर दबाव बढ़ाने लगी। नितिन के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। बेकाबू हाथ उसके कमर के पास लिपटने लगे थे। उसके नाजुक होठों को वह एकदम अपने होठों की पकड़ में ले गया था। मधु सिसकी भरते पीछे हटने लगी, लेकिन इस बार नितिन की पकड़ बहुत तेज थी। वह छुड़ा ना सकी और उसकी सांसों को अपनी सांसों में घोलता चला गया। वह बुरी तरह से बहक रहा था। उसके सर के पीछे हाथ रखे वह उसके सांसों को अपनी सांसों में बुरी तरह उलझा गया। मधु, अपने आप को संभालो, खुद को मुझसे बचा लो। मैं आग हूँ, आप सहन नहीं कर पाओगी मुझे। वह उसकी नाक के साथ नाक रगड़ते आंखें नीचे बोला, आप खुद को कंट्रोल कर ले प्लीज़, मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लग रहा है। वह उसके सीने से लगी मुंह छुपाकर बोली, खुद को सौंप दो मधु, मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं बरसों से ऐसी आग में जल रहा हूँ, मुझे बुझा लो। कोई बहुत अपना चाहिए जिसके सीने से लगकर अपना दर्द बांट सकूं, अपने दिल की हर बात कह सकूं। वह उसे पल पल पिघलता महसूस कर रही थी। वह पिघलती चली जा रही थी। आप पहले मुस्कुरा दीजिए। उसके गुस्से से उसको अभी भी बहुत डर लग रहा था, इसलिए शर्त रख रही थी। नितिन उसे देखते जा रहा था। आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। छोटी सी हॉट सी गुड़िया और उसके सीने पर गहरी निगाहों से देखता जरा सा मुस्कुराया था। उस पल मधु को भी उसके एक मुस्कान से तसल्ली मिल गई थी। वह एकदम उसे बिस्तर पर गोद में उठाकर ले गया था। वह सीधा पीछे जा गिरी। वह उसके गोरे जिस्म को निहारता अपने कपड़े उतार कर फेंक गया। उसके बहकती निगाहों को देखती मधु बिल्कुल शर्मा गई। वो पीछे हटने लगी थी कि एक धीमी मुस्कान के साथ उसके चेहरे के बहुत पास आ गया। मधु ने घबराए हुए अंदाज में उसकी आंखों पर दोनों हाथ जमा दिए। क्यों जुल्म कर रहे हो? जान लेने का इरादा है क्या? वह उसके चेहरे पर झुकता अपने होंठ रखकर उसे भी अपने साथ घोलता चला गया। लाइट डिम किया। वह उस पर पूरी तरह से छा चुका था। सारे पर्दे गिराता चला गया। मधु ने भी दिल की खुशी से अपने आप को अपने पति को सौंप दिया।
फिलहाल अब तो सब ठीक हो गया था। नितिन ने मधु की बात मानकर अपने चाचा और ताऊ को पुलिस के हवाले कर दिया था और सभी को इसके बारे में पता चल गया था। नितिन देख सकता है। इस बात पर सिमरन का जी चाहा कि वह सब कुछ तहस नहस कर दे और यही करने का इरादा भी रख रही थी, लेकिन ऐसे में वह हनीमून जाने का प्लान बना रहे थे जिसे सिमरन ने बर्बाद कर दिया। उस वक्त सभी बड़े हॉल वाले कमरे में मौजूद थे और आंसू थे कि सिमरन की आंखों से बहते ही जा रहे थे। संतोषी देवी गुस्से भरी निगाहों से बेटी को देख रही थी। वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो खेल खेल चुकी थी, अब कुछ भी कहना सुनना बिल्कुल बेकार था। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अचानक से नितिन की आवाज़ पर वहाँ मौजूद सबको हिलाकर रख दिया। उस पल मधु बुरी तरह से डगमगाई थी। पास खड़ी पूनम देवी ने उसे जल्दी सहारा दिया। नितिन, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत दांव पर लगी है और तुम ही हो जो अब इस दाग को मिटा सकते हो। विक्रांत साहब ने नितिन के आगे हाथ जोड़े थे। नितिन ने उनका हाथ थाम लिया। विक्रांत साहब ने कहा, ये पड़ोस का मामला भी है और रिश्तेदारी का भी मामला है। इसे यहीं ख़त्म करना होगा। वह कुछ कहने वाला था जब सामने पत्थर बनी मधु को देखा। नितिन का चेहरा हद से ज़्यादा गुस्से में था। वह रो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी भूरी आंखें पलकों समेत कांप रही थी। शादी का बंदोबस्त करवाओ, मैं आ जाऊंगा। वह अपनी कहता मधु की तरफ बढ़ा और उसको कलाई से थाम कर मधु ने अपनी कलाई न छुड़वाई, बल्कि उसके साथ खींचती चली गई। ये मेरी बेटी के साथ बहुत बुरी ज्यादती है विक्रांत साहब। अगर उसे कुछ हुआ, मैं आप में से किसी को माफ़ नहीं करूंगी। पूनम देवी रोते हुए वहां से अंदर चली गई, जबकि सिमरन के चेहरे पर एक तसल्ली था। फाइनली आज वह कामयाब हो गई थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभालते हुए बहुत चुप से ड्राइव कर रहा था, जबकि मधु बिल्कुल चुप थी। वह उसके बराबर चुप रहने पर नितिन को अंदर ही अंदर मार रही थी। उचटती निगाह उस पर डाली। मधु, जो दिल में है वह बोल दो। आखिरकार वही बोला, मुझे डिवोर्स दे दो। वह बोली भी तो क्या, नितिन की आत्मा तक खींच ली। गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से छूटा और वह अनबैलेंस हुआ तो वह जल्दी एक तरफ को पार करता गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। उसके सांस गहरी हुई थी। आप चाहती हैं कि नितिन मर जाए? वह सामने विंडो स्क्रीन पर देखता बहुत धीरे से लेकिन गुस्से वाली शब्दों में बोला, नितिन, मैं आपको नहीं बांट सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर रही हूँ। यही सब सोच सोच कर अब वो सिमरन, मेरा सांस रुक रहा है, इसे और आसान कर दो, मेरा गला घोंट कर रोक दो या मुझे अलग कर दो। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। वह भी गहरी सांस भर गई। तो आप मुझ पर शक कर रही हैं? मुझ पर भरोसा नहीं आपको? वह खुद से बोला। आपने क्यों हाँ भरी? क्यों करेंगे आप उससे शादी? वह झूठी है। पहले दिन से आप पर उसकी नज़र है। जानता हूँ, जब वक्त आएगा सब राज खुल जाएंगे। उसके सारे चालों का जवाब एक ही बार में दूंगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए। वह उसके आगे अपनी हथेली फैला गया। आप मुझसे वादा करेंगे कि आप सिर्फ मेरी मधु हैं? वह उसका आंसू पोंछते बोला, दिल से सिर्फ आपका हूँ, आपका ही रहूँगा। आपको ब्याह कर लाया हूँ, सिर्फ आपका ही हूँ। हमेशा की तरह वह उसे अपने करीब करता उसके माथे के साथ माथा जोड़ गया। तुम विश्वास करो मुझ पर। नितिन की सांस अपनी मधु के होने से चलती है। मेरी लाइफ में मधु सिर्फ आप हैं। तुम मेरी आईना हो। मुझे छोड़ने की बात की तो खुद को और अपने आप को मार दूंगा। वह बहुत गुस्सा हुआ था। मधु उसका यही गुस्सा तो चाहती थी। कुछ हद तक सही, वह तसल्ली में हो गई थी। सिमरन सोच समझकर नितिन पर इल्ज़ाम लगा चुकी थी। वह मेरे कमरे में आया था, मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की थी। उस पल वह नितिन को खुद पर गिरा चुकी थी। उसने अपने कपड़े भी फाड़ लिए थे ताकि झूठ में हकीकत का रंग भर जाए। नितिन समेत सब घर वाले जानते थे ये झूठ है, लेकिन सिमरन ने अपनी इज्जत का जाल फेंका था। मजबूरन अंकल ने नितिन के आगे हाथ जोड़ दिए थे। एक दिल चाहा कि वह अपनी बेटी को जान से ही मार दे, लेकिन बड़े भाई ने रोक लिया। अब कुछ भी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। और फिर 2 दिन के बाद शादी के लिए विक्रांत हाउस जमा हो गए थे। सिमरन दुल्हन बनी बैठी थी। जब दरवाज़ा खोलकर मधु अंदर आई थी, उसे देखकर सिमरन ने एक नज़र मुस्कान भरे चेहरे से उसे देखा और अपना लहंगा संभालती उसके तरफ बढ़ी। फाइनली तुम्हारा पति अब मेरा बन रहा है। देखना कैसे उसे सिर्फ अपना बना लूँगी। अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में ऐसा उलझाऊंगी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकेगा। मधु को चैलेंज कर रही थी, जबकि मधु जो मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे लिए सेज तो मैंने अपने हाथों से सजाई है। उम्मीद करती हूँ आप उस सेज तक सही सलामत पहुँच जाओ। मधु जरा सा झुककर कहती, आंखों में अजीब सी चमक ले आई थी। उसके बाद पर सिमरन बिल्कुल सन्नाटे में आ गई थी। हैरानी की बात है,
अपनी सौतन के लिए सेज सजाकर आई हो भाई, बहुत बड़े दिल वाली हो। सिमरन ने गुस्से भरे अंदाज में सर झटका तो मधु भी मुस्कुरा दी। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसकी सेज सजी हुई है। मधु के शब्द अभी मुंह में ही थे कि विक्रांत साहब पंडित जी के साथ अंदर दाखिल हुए। सिमरन ने झट से घूंघट उठाकर चेहरे पर एक मक्कारी हंसी ले आई थी। सिमरन जल्दी से उठी थी, पंडित जी के साथ मंडप में जाकर बैठ गई थी, क्योंकि मंडप में दूल्हा तो कोई और था। सिमरन के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। झट से घूंघट उलटकर पिता को देखा, जिनके हाथ में अब पिस्तौल थी। जैसे वह कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और उनका चेहरा सब कुछ बता रहा था कि मना नहीं करना, वरना सारी गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। पंडित जी ने अपने सारे मंत्र शुरू किए थे और जल्दी जल्दी शादी की रस्में शुरू हो रही थी। जयमाला पर वह जयमाला नहीं पहन रही थी। तभी उसके पिता ने गन को अनलॉक किया। सिमरन ने घबराकर जयमाला उस लड़के को पहना दिया। मधु के दिल को बड़ी तसल्ली मिली। उसने गहरी सांस छोड़ते एक अफसोस भरी निगाह सिमरन पर डाली और बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हुई तो घर आए मेहमानों को खाना शुरू किया जाने लगा था। सिमरन ने कमरे के अंदर अच्छा खासा शोर मचाया हुआ था, जिस पर संतोषी देवी उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। जब मधु को झट से अपनी शादी वाले दिन याद आ गए थे, वह भीगी आंखों से दूर खड़ी अपना वक्त सोचती मुस्कुराई थी। क्या हुआ, अकेले अकेले मेरी पत्नी मुस्कुरा रही है? वह जो सबसे अलग थलग खड़ी थी, अचानक अपने पीछे नितिन की मौजूदगी महसूस करते चौंकी और उसे मुस्कुराकर देखा। कुछ नहीं, यूँ लगता है शादी वाले दिन थप्पड़ खाना हमारा पारिवारिक रिवाज बन गया है। मैंने भी शादी वाले दिन थप्पड़ खाया था और आज सिमरन ने भी खाया है। मधु, विश्वास करो, मुझे जरा भी अंदाजा होता आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई है तो मैं कभी भी। अरे क्या बोल रहे हैं आप, पत्नी हूँ आपकी। मैंने तो आपकी तस्वीर देखकर ओके कर दिया था, लेकिन जब सिमरन ने मुझे आपके अंधे होने का बताया तो कुछ इस अंदाज से की थी कि मैं आपे से बाहर होते मना कर गई थी। मुझ पर विश्वास करो कि शादी के बाद आपके संग विदा होते ही दिल से आपको अपना लिया था। तभी बात बात पर ताना देती थी। वह गुस्से से बोला, आप कौन सा कम थे? आप अपनी आंखों से देख सकते थे, फिर भी मुझे उल्लू बना रहे थे। ये तो मुझे उस दिन पता चला था आप पकड़े गए थे, वरना आप तो अब भी ना पकड़े जाते। वह कमर पर हाथ रखे लड़ाकू औरतों की तरह बोली थी। नितिन बहुत धीमी से मुस्कान दिया था। सच में मान गए। शादी के 6 महीने के बाद पत्नी ने मुझे पकड़ लिया। आपकी जगह मैं होता तो एक दिन में पकड़ लेता। वह उसके पास बाहें फैलाते बोला, वेरी फनी। वह भी मुस्कुराई थी। मधु, सबसे मिल लो, फिर निकलते हैं। पता है ना, आज रात की फ्लाइट है। वह दोनों विदेश जा रहे थे अपने हनीमून के लिए और विक्रांत हाउस में सब जानते थे कि सिवाय सिमरन के, जो उसने हरकत की थी, उसके बाद कोई भी उसे अपने मुंह नहीं लगा रहा था। फ्लाइट रात की है तो अभी क्यों मिलना है सबसे, शाम तक रुकते हैं यहीं पर। वह मुंह बनाते बोली, पत्नी, ये शादी वाला घर है, आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए और अपने पति की ज़रूरत का ख्याल करें। रात की फ़्लाइट का मतलब है कि अपने स्पेशल मोमेंट दिन में इंजॉय कर लेते हैं। अब जल्दी से जल्दी चलते हैं घर। आपके लिए स्पेशल एक खूबसूरत नाइटी ऑर्डर किया है, आज मुझे वह दिन में पहनकर आपको दिखाना है। बहुत बेशर्म हो गए हैं नितिन आप। यहाँ कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा और क्या कहेगा? उसकी बुरी तरह से शर्म से गाल लाल होने लगे थे, जबकि नितिन के जज्बात फिर से उमड़ रहे थे। सामने ही सिमरन की विदाई हो रही थी। उसने जालीदार घूंघट से गुस्से में अपनी निगाहों से उन दोनों को देखा और अपने दूल्हे के साथ गेट की तरफ बढ़ गई। चलो, इसका भी घर बस गया, अब चालाकियाँ और मक्कारियाँ थोड़ी कम होगी। नामुमकिन, नितिन ने बड़ी विश्वास से कहा। क्या मतलब? ये कि जिस घर में इन मैडम की शादी हुई है वहाँ उनकी 3 नंदे और जेठानियाँ हैं। मतलब समझो, अब मक्कारियाँ और चालाकियों की एक नई शुरुआत होगी। खूब बनेगी, मिल बैठेंगी सारी साजिशें। मधु नितिन की बातों पर आंखों में हैरानी लिए थी। ये किस जन्म का बदला लिया है तुमने उसके साथ? सही में बहुत धोखा किया है तुमने। क्या ज़रूरत थी उसको इतने बड़े परिवार में शादी करने की? सिमरन का पति तो बहुत अच्छा है, तुम फिक्र ना करो मधु, वह उसे बहुत प्यार से समेट लेगा। वह मेरे बचपन का दोस्त है। इतने बड़े परिवार में सिमरन तो पागल हो जाएगी। अच्छी बात है ना, अपने घर में ही लगी रहेगी, हमारी जान छूटी रहेगी उसकी। बात पर मधु ने उसे एक मुक्का जड़ा था। बहुत खूंखार चीज़ हैं आप पत्नी, हाथ थोड़े धीरे चलाओ यार। वह गुस्से में उसे देखते बोला, आप अपनी बार कौन सा हाथ धीरे रखते हैं? जब तक मेरी चीख नहीं निकलती, जब तक मेरे जिस्म से खेलते ही रहते हो। वह भी उसे बोलती नाराज होती हैरान कर गई।
चलिए आज फिर बताता हूँ अपनी हाथ कैसे धीरे रखते हैं। तुम भी तो बहुत इंजॉय करती हो और अब शिकायत कर रही हो। वह एक आंख दबाता उससे बोलता। मधु दिल से मुस्कुराते अंदर की तरफ बढ़ गई। जरूर हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। नितिन इतने साल से नफरत की आग में जल रहा था, लेकिन मधु की मोहब्बत पाकर उसके अंदर से नेगेटिव चीज़ें ख़त्म होती चली गई थी। ज़रूरी नहीं नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिया जाए। कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद भी गंदे हो जाते हैं। मधु जैसी मासूम दिल की लड़की ने नितिन को बिल्कुल मोम बना दिया था, जो उसने उसे अंधेरे की दुनिया से बाहर लाकर खड़ा कर दिया था। सिमरन क्या करने जा रही है ससुराल, उसके नेचर के हिसाब से समझ जाना। बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।